दोस्तों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की पोस्ट कुछ मंथ पहले एडवर्टाइज हुई थी। उसके बाद लॉकडाउन लगने की वजह से और बाकी चीजों की वजह से एग्जाम डिले पे डिले होता गया। पहले 24 अक्टूबर को था, तो उसके बाद जेकेएएस को डिले करके 24 अक्टूबर को लाया गया। फिर ये कंटेंशन रही कि कब होने वाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शाम में एक नोटिस रिलीज हुआ है जेकेपीएससी की वेबसाइट पे, जिसपे ये बताया गया है कि सेकंड वीक ऑफ दिसंबर टेंटेटिव डेट है एग्जाम की। अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 50 दिन या 40 दिन आपके पास रह चुके हैं जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। दोस्तों, जैसे कि हम बार बार अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं कि ये एक वंस इन अ डेकेड एग्जाम है और बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा इसका जॉब प्रोफाइल है। दोस्तों, इसी के लिए आज हमने सोचा कि एक स्ट्रैटेजी सेशन बताया जाए कि किस तरीके से इन 40-50 डेज को बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल किया जाए। अब सेकंड वीक में 15 को होगा या 10 को होगा या 12 को होगा, जो भी संडे है, ऑब्वियसली संडे को ही होना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 12 को शायद संडे पड़ रहा है दिसंबर को, तो शायद उस दिन हो। लेकिन क्लियरली जो एग्जैक्ट डेट है नोटिस में ये लिखा है जेकेपीएससी के नोटिस में कि वो बाद में इंटीमेट किया जाएगा। तो दोस्तों, हम मान के चलेंगे कि 12 दिसंबर को अगर एग्जाम हो रहा है तो तकरीबन 40 डेज हैं आपके पास, 40-45 डेज तक। अब इन 45 डेज को बेस्ट कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे सिलेबस पे किन सेक्शंस पे फोकस किया जाए, तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो केएएस का एग्जाम हुआ उसमें 100 क्वेश्चंस थे। मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस नहीं होने वाले, इस एग्जाम में होंगे 120 क्वेश्चंस। ये पहले ही इस नोटिस में बता दिया गया है। और साथ ही साथ यहां पर जो पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग है, वो भी अलग है। दोस्तों, पेपर होगा आपका एक ही, जो कि होगा कितने मार्क्स का? 120 मार्क्स का। 2 आवर्स का पेपर होगा और 120 मार्क्स का होगा। पहली बात, यानी आपको हर एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट का वक्त मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जेकेएस के एग्जाम में पेनल्टी होती है 1/3, यानी जितने भी मार्क्स हैं उसका 1/3, लेकिन यहां पर है 1/4। समझ रहे हैं अपनी बात को? यहां पर आपकी जो पेनल्टी, यहां पर देखिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे, यानी अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जो पहले केएस का पैटर्न हुआ करता था उसमें तो नेगेटिव मार्किंग हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग नए वाले केएस एग्जाम से डिफरेंट है। केएस एग्जाम में 1/3 होती है, इसमें 1/4 है, यानी 0.25। तो ये एक अच्छी बात भी बोल लो या चाहे क्या बोल लो कि अब हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको जो नेगेटिव कटेगा मार्क्स वो कम कटेगा। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात 120 क्वेश्चन, दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। ठीक है जी। प्रीलिम्स एक ही पेपर है, मॉर्निंग में कोई सीसैट जैसा पेपर नहीं है, बल्कि सीसैट इसी पेपर में इंक्लूडेड है, वो भी सिलेबस में हम देखेंगे। समझ में आ रही बात जी? तो 120 क्वेश्चन, पेनल्टी जो है 1/4 है, ये चीज क्लियर हो गई। कई लोगों ने सीसैट में गलती कर दी, उनको लगा 80 क्वेश्चन है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी ही नहीं। भाई, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। पेपर आपको 5 मिनट पहले लग जाता है, तब तक आप क्या करना है आपको बैठ के? इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। इंस्ट्रक्शंस बदलती रहती हैं, तभी तो बोला जाता है कि स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये पेपर भी जब आएगा तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना, क्या पता कुछ चेंजेस हो, क्या हो, तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए। पहले ही 5 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। कई लोग 80 क्वेश्चन मानते हुए कम क्वेश्चन रिटर्न करके आए सीसैट में, इस चक्कर में उनका सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ऐसी गलती नहीं करो, एक गलती नहीं है, ब्लंडर है। इतनी मेहनत करने के बाद एग्जाम में इतना छोटी मिस्टेक की वजह से आपने क्वेश्चन कम किए, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। तो दोस्तों, इसमें तो फिलहाल बताया है इन्होंने, मोस्ट प्रोबेबली यही पैटर्न होगा, लेकिन फिर भी जब आप एग्जाम में जाएंगे इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा। ठीक है जी। तो ये 2 चीजें आ गई। बाकी सब इंस्ट्रक्शन तो सेम ही। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर एक से ज्यादा बबल्स मार्क कर देते हैं एक क्वेश्चन में तो नेगेटिव माना जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा आंसर है तो आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है उसको मार्क करिए। ये तो कॉमन है। बस चेंजेस 2 ही चीजें थी। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे। नंबर 2 जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, 1/3 नहीं होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स जो भी कुछ चल रहा है आपको उसका नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या लिखा हुआ है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इश्यू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दोस्तों, अब आप बोलोगे कि ये करंट अफेयर हिस्ट्री का क्या होगा? देखो, जो भी इवेंट्स को 100 साल या 50 साल हो गए, जैसे कि 2021 में मोपिला रिवोल्ट या फिर मपिला रिवोल्ट जिसको कहते हैं, 1921 में उस रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया था केरला में, और अब 2021 में 100 साल हो गए हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि इस पे सवाल आ जाए।
सिमिलरली जलियांवाला बाग जो है उसको रेनोवेट किया गया, बड़ा न्यूज में रहा कि नहीं करना चाहिए था, और कोई सेक्शन बोर्ड था करना चाहिए था, कोई कह रहा था कि नहीं करना चाहिए था, तो न्यूज में रहा। तो जलियांवाला बाग के रिलेटेड जो न्यूज में रहा है वो करंट अफेयर हो गया हिस्ट्री का। वैसे ही किसी को 200 साल हो रहे हैं, किसी को 150 साल हो रहे हैं, किसी को 100 साल हो रहे हैं, किसी को 75 ईयर्स हो रहे हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे फ्रॉम करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रही बात किस तरीके से हिस्ट्री का करंट अफेयर होगा। नंबर सेकंड, जो ज्योग्राफी है, ऑब्वियसली साइक्लोन आते रहते हैं, साइक्लोन का नाम होता है, कभी कभार एल नीनो होता है, कभी कभार ला नीना होता है, कभी कोई ऐसा ज्योग्राफिकल फिनोमेना, ग्लेशियर लेक, कोई मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सी वार्मिंग, कोरल रीफ्स, कोई भी न्यूज में जो चीज रही हो, आप सर्च करेंगे पिछले 6-7 महीने का एटलीस्ट, मैं तो कहता हूं कि 1 साल का करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी करंट अफेयर नहीं किया वो लोग तो पिछले 6 महीने का ही कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और जो मैक्सिमम बच्चे तो जो इसको अप्लाई किया, जिन लोगों ने, वो केएस वाले हैं, तो उन लोगों ने तो पढ़ा ही होगा जरूर करंट अफेयर, लेकिन जिन लोगों ने केएस नहीं दिया और जिन लोगों ने करंट अफेयर नहीं किया अभी तक, तो मुझे लगता है कि 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि करंट अफेयर पे होगा। साथ ही साथ और क्या बोला कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी आती है, कोई नया लॉ, कोई नया रूल, कोई नया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ये सब चीजें करंट अफेयर में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, केएस में पूछा गया, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अभी अभी अमेंडमेंट हुई थी 2020 में, तो उसकी वजह से वो न्यूज में था, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे क्वेश्चन आ गया केएस में। सिमिलरली कोई भी नई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो और इंपॉर्टेंट जजमेंट जो पिछले 5-6 साल की, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, ये जो मेजर चेंजेस हुई हैं पिछले 5 साल में, इसको ऊपर से देख लेना। और पिछले 1 साल में जो भी नए लॉ पास हुए हैं, फार्मर लॉज है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, एमएसपी के साथ क्या हो रहा है, वो जानना जरूरी है। तो पॉलिटिकल साइंस का करंट अफेयर ये हो जाएगा। उसके बाद आया इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर क्या आ गया, इस साल का बजट, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे, साथ ही साथ जो स्कीम्स आई गवर्नमेंट की नई नई इकोनॉमिक्स में, वो सारी आ जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, पोषण अभियान 2.0 आया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आया है, बड़ी सारी नई चीजें हो रही हैं। स्वामित्व स्कीम में थोड़ा और एनकरेज कर रहे हैं, न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो है उसको सभी स्टेट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें बजट में मेंशन है। और जो भी नई स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यूनिवर्सल जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसके बारे में कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इनकम क्राइटेरिया है, कितने से एज से लेकर कितने एज तक मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ गया इश्यू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में क्या क्या आ जाएगा आपका, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के समिट्स हुई हैं, जितना भी इंटरनेशनल जो ये रहा है आपका टर्मोइल रहा है, चाहे फलस्तीन में रहा हो, चाहे आपका सूडान में रहा हो, जो न्यूज में रही हैं, इन जगहों की ज्योग्राफी भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो जगहें न्यूज में रही हैं उनके आसपास की ज्योग्राफी क्या है, आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं, आसपास कौन कौन सी सिटीज हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो अभी इस बारी केएस आया था, इसमें ज्योग्राफी के काफी अच्छे सवाल बने थे। वो नहीं मैं कहूंगा कि वो थे, लेकिन उनने क्या किया था कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, लैटिन अमेरिकन कंट्री में मार्किंग कर दी थी 1 2 3 4। तो फिर पूछा था कि इन लैटिन अमेरिकन कंट्री की मैच करो इनकी सिटीज के साथ। जनरली हम कंट्री तो याद कर लेते हैं पर उनकी सिटीज भूल जाते हैं, तो सिटीज का ऑर्डर याद रखना जरूरी हो जाता है। पैलेस्टीन के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, मेडिटेरेनियन सी से वो लगता है कि नहीं लगता है, उसके साथ में टर्की के साथ उसका बॉर्डर है कि नहीं है। ये सवाल तकरीबन 3-4 बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, क्योंकि पैलेस्टीन वाला एरिया न्यूज में रहता ही रहता है। और साथ में जो भी रेफ्यूजीज जाते हैं वो वाया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होते मेडिटेरेनियन सी पास करते हुए यूरोप पहुंचते हैं, तो ये इलाका अक्सर न्यूज में रहता है। इसकी कई सारी जो है, हमने अपने क्लासेस में कई सारी इसकी ट्रिक्स भी बताए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपकी इसकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहां की ऑर्डर ये मेडिटेरेनियन सी है, और अगर आप देखेंगे तो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लिबिया एंड इजिप्ट, ये ऑर्डर है इसका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हमने याद रखा है मेटल, और यहां पे रखा है हमने लिस्ट, LIST, L फॉर लेबनान, I फॉर इजराइल, S फॉर सीरिया, T फॉर टर्की। और वैसे ही अगर हम बात करें कैस्पियन सी के अराउंड कंट्रीज का, जो वो एक्रोनिम या निमोनिक बोल दो उसको, टिकरा, जो उससे उसके इर्द गिर्द कंट्रीज हैं उसका निमोनिक है। ये ऐसे याद रखना जरूरी है, वरना ऐसे याद रखना, नॉर्मली याद रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कई सारी ट्रिक्स हमने अपने पेड बैच में भी सिखाई हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मैं आप उस पेड बैच के बारे में आपको बताऊं तो हमारा धुरीना ऐप पे चल रहा है। धुरीना ऐप में हमारा पिछले 3-4 महीने से कोर्स चल चुका है। काफी सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, उसमें आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे,
स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा जिसको प्रिंट करवा सकते हैं। टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे हम सेक्शनल, उसके साथ साथ में हम लाइव सेशंस भी लेते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं क्लासेस में वो बताते रहें, एग्जाम स्ट्रेटजी बताते रहे, हर चीज। इसी के साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे हमारी मार्केट में बुक भी आ गई है। श्रीनगर में जब लाल चौक में जाएंगे तो शाह बुक सेंटर पे आपको बुक मिल रही है। यहां जम्मू में देखेंगे तो जम्मू में कैनाल रोड पे जितनी भी शॉप्स हैं या फिर कच्ची छावनी में जितनी भी शॉप्स हैं, किसी भी चले जाइए आपको ये बुक मिल जाएगी। उसके अलावा फ्लिपकार्ट पे भी सर्च करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगी। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आगे मैं आपको और बताता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों अब हम दोबारा आते हैं सिलेबस पे। करंट अफेयर का सिलेबस तो खत्म हो गया हमारा, आगे देखते हैं कि आगे करंट अफेयर में क्या बच रहा है। अब आ गया आगे कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन के बेसिक कंसेप्ट, एप्लीकेशंस, यूजेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो जैसा कि आप जानते हैं सीसैट में इस बारी मास कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे सवाल आए हैं। तो वैसे ही आप देखो ये जो चीज है ये ध्यान रखने की चीज है, यूजेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो ये एक बड़ा ही यूनिक टॉपिक हो जाता है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ये सेपरेट मेंशन है। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 10 क्वेश्चन के करीब इसमें आ सकते हैं। तो यहां हमने बोला कि यहां पर आपके तकरीबन 10 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5 to 10। यहां पर भी हम 10 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ये बात ध्यान रखने की है, स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। स्पेशल फोकस का मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 370 के बारे में, 35A के बारे में, साथ में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट के बारे में, कब हुआ, कब डिसीजन लिया गया, कब बिल पास हुआ, कब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, कब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, कब पास हुआ, कब प्रेसिडेंट ने साइन किया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। केस में इनने इस बार ये पूछा कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट करने के लिए कैबिनेट जब मीटिंग को जो प्राइम मिनिस्टर ने ली थी वो किस डेट को हुई। तो बड़ा ही फैक्चुअल था ये, नॉर्मली इंसान याद नहीं करता, इंपॉर्टेंट नहीं होते डेट्स, लेकिन जैसा कि जेकेएस एग्जाम गया है अभी, इसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि हमें डेट्स तक याद रखनी है। किस दिन लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, किस दिन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, किस दिन फाइनली 370 को हटाया गया था, ये सब डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में कितनी बार अमेंडमेंट्स हुई हैं और कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं। फाइनली अब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स है वो कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, कौन उनका चेयरमैन होगा, उनको हेड कौन करेगा, डिटेल में आपको जो है ये आपको पढ़ना है। और इस दोनों के ऊपर हमारे वीडियोस रणधीर सर ने बनाए हुए हैं, हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे भी और जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट पे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डलवा दूंगा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में ये नहीं कि अब सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी बोला है विद स्पेशल रेफरेंस। तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया ना, ठीक है जी। लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है, जिन लोगों को पढ़ना है वहां से, वरना हमारे अपने इंस्टीट्यूट में जो हम नोट्स दे रहे हैं वो भी अवेलेबल हैं। उसके बाद आ गया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इन्हें मेंशन किए हैं, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इवॉल्व किया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम बात करें इंडिया की हिस्ट्री की, तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से शुरुआत होती है, ऑफिशियल एक्ट पास होने की पॉलिटी की। पॉलिटिकल सिस्टम वहां से शुरू होता है, जो आज के जमाने में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वहां से होती है। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएगी कि ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, जो सारे के सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिलॉसफी है, वो समझना जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये किताब जरूर पढ़ें। छोटी सी किताब है, एनसीईआरटी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बुक जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही अच्छी बुक है। इससे फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ समझना से पहले अगर पढ़ लोगे तो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारा आ गया मॉडर्न ट्रेंड इन पॉलिटिकल सिस्टम, कि मॉडर्न ट्रेंड्स क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में हम क्या नई इनोवेशंस देखते हैं। उसके साथ में रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट यूटी पॉलिटिक्स इन दी फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि जिसमें पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, स्टेट्स की अपनी पावर होती है, सेंटर की अपनी पावर होती है, विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। कि फेडरलिज्म को अगर जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो क्या कंट्रीब्यूशन है स्टेट और यूटी की पॉलिटिक्स का इन फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे दूं, जीएसटी को पास करना था, तो जीएसटी को पास बेसिकली आप फेडरल फीचर चेंज कर रहे थे, क्योंकि कई सारी जो पावर्स स्टेट्स के पास थी कोई टैक्स इंप्लीमेंट करने की, इनडायरेक्ट टैक्स, वो उनसे छीन कर लेनी थी, तो
तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। तो उसके लिए 50% स्टेट्स को जरूरी था कि वो कंकर करें उसके साथ, उसके बाद ही वो बिल पास हो पाया। समझ में आ गया जी? क्लियर है जी यहां तक? उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर आ गया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ये बात ध्यान रखने की, जगह जगह पर जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है, ये बात बहुत ध्यान रखने की है। जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी, जम्मू एंड कश्मीर की जो फॉरेस्ट एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर का जो यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना है, जो आपके जो यहाँ पर रिवर्स हैं उनका सोर्स कहां पर है, जो ग्लेशियर्स हैं वो कहां कहां पर है, सब चीजें उसमें आ जाएंगी। बहुत डिटेल में ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है दोस्तों? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे अगली चीज टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी क्या, तो बेसिकली जेकेएस वाले जनरली नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी क्या है, जनरल ज्योग्राफी का मतलब क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है, क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सभी के सभी बड़ी डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। हमारे ऐप पे ऑलरेडी, धुरीना ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है सारा का सारा। तो आप चाहें तो धुरीना ऐप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर आ गया ये सबसे यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर इस पॉलिटी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 20 क्वेश्चंस, 20 to 30 क्वेश्चंस। यहां पर भी हमने बोला था कि 10 to 15 क्वेश्चंस, और ज्योग्राफी में मुझे लग रहा है फिर से अगेन 20 to 30 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे जब चलते हैं, फाइनल जो पार्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कोऑपरेटिव्स, क्योंकि जॉब ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो ऑब्वियसली यू आर सपोज टू नो अ लॉट अबाउट कोऑपरेटिव्स। यू आर गोइंग टू बी अ रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इंटरव्यू में भी इसका बहुत काम है और आपके रिटर्न में भी बहुत काम है इसका। समझ में आ रही बात? तो प्रीलिम्स में आपका ये सारा का सारा जो है, नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसको हमने डिटेल में हमारी बुक में कवर किया है। आपको पंकज सर ने कल दिखाई भी थी उस बुक को। तो आप कहीं भी जाके वो बुक आपको सिंपली 120 रुपए में मिल जाएगी, और उसका प्रिंट रेट 150 है, बट उसको डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है 120 के रेट पे, 120 130। दुकान से मतलब इट चेंजेस फ्रॉम शॉप टू शॉप। कोई शॉप 130 की बेच रही है, कोई शॉप 120 की बेच रही है। तो जहां भी आपको बेस्ट प्राइस मिले वहां से ले लीजिए। और फ्लिपकार्ट पे 125 की मिल रही है, तो जहां से आपका मन। लेकिन फ्लिपकार्ट से डिलीवरी लेट हो रही है, तो बेटर यही है कि आप सीधे दुकान पे जाके ले लें। तो दोस्तों ये सारा का सारा टॉपिक्स, ये सारे जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव एक्ट, नबार्ड, क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटी, मिसलेनियस, सारा हमने कवर किया हुआ है अपनी बुक में। तो वहां से आप बड़ी ही आराम से पढ़ सकते हैं, और उस पे हमने 100 MCQs भी दे रखे हैं। और जल्दी दोस्तों हम जम्मू एंड कश्मीर इस पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे जरूर टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, और इस सेक्शन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 40 क्वेश्चन हो, 40 तक जा सकते हैं, इनफैक्ट 50 तक भी जा सकता है, क्योंकि सेपरेट सेक्शंस की इनने मार्क्स डिवाइड नहीं किए हैं। बट ये सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस है जो सिलेबस में मेंशन्ड है, और सबसे डिटेल्ड है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से होंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये चीज जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में अकाउंट्स का पोर्शन था ना, वैसे ही यहां पर ये पोर्शन है जिसका अच्छा खासा जो आने वाला है। तो दिस विल डिटरमाइन योर सिलेक्शन, सो डोंट टेक इट लाइटली। बुक ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, आप आराम से जाके किसी भी शॉप से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो 75 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। किसको? 75 पॉइंट्स दिए जाएंगे आपके प्रीलिम्स को, यानी रिटर्न को जो आप दोगे, और 25 पॉइंट्स रखे जाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए। यानी जितना भी आप स्कोर करेंगे उसका वेटेज आउट ऑफ 75 निकाला जाएगा, आउट ऑफ 75 निकाला जाएगा। बाकी के 25 वो कहां मिलेंगे? इंटरव्यू स्टेज में। तो इंटरव्यू में भी अच्छा खासा मार्क्स रखे गए हैं, 25% मार्क्स रखे गए हैं, यानी काफी अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। तो जनरली इतना ज्यादा वेटेज होता नहीं है इंटरव्यू में, लेकिन इसमें दिया गया है, तो इसका मतलब इंटरव्यू भी अच्छा खासा होगा। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पढ़ना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वहां ये चीजें पूछी जाएंगी। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि केएएस का जो पैटर्न है उस एग्जाम को जरूर देख लीजिए। जेकेएस एग्जाम, उसके पेपर को जिन्हें नहीं देखा है वो अभी देख लीजिए, बड़ा जरूरी है जेकेएस का पेपर देखना। उससे आपको अंदाजा लगेगा किस किस्म से जीएस में सवाल बनते हैं। देखो पॉलिटी तो कॉमन है, ज्योग्राफी का भी काफी पोर्शन कॉमन है, करंट अफेयर का भी काफी पोर्शन कॉमन है। इसी तरीके से आपका बस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा तकरीबन सभी कुछ कॉमन है। तो ये चीजें, कंप्यूटर भी कॉमन नहीं है, कंप्यूटर को छोड़ो। और लास्ट पे देखो ये लाइन, ये देखो, जनरल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। यानी कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो हमने केएस में किया वो भी आ सकता है, साथ में जनरल एंड मेंटल एबिलिटी भी आ सकता है,
और लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म वगैरह कंक्लूजन स्टेटमेंट भी आ सकता है। तो सी सैट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सी सैट का पेपर भी अटेम्प्ट करो जो अभी भी केएस का आया, क्योंकि नया पैटर्न है। ऐसा काफी पॉसिबल है कि जिनसे उन्होंने जेकेएस का पेपर बनाया हो, जिन फैकल्टी मेंबर से, वही लोगों ने ऑलरेडी एआर का पेपर बनाया हो, तो पैटर्न सेम बहुत एक्सपेक्टेशन है कि जो ये वाला पार्ट है इससे भी तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जीएस में हमेशा होता है आपको या तो आता है तो नहीं आता है, लेकिन ये सॉल्व करके आप आंसर हाथ में ले सकते हो। तो सी सैट की प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहो जिन लोगों का वीक है, क्योंकि दिस विल ऑल्सो बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। तो इसको ध्यान से देखो, जिनका सी सैट है वो यहां मार ना खा जाए। अभी भी कई लोगों का सी सैट नहीं क्वालिफाई हो पाया केएस में, यहां भी सेम चीज ना हो जाए। तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि ये एग्जाम जो है, जिन लोगों का जेकेएस का एग्जाम ठीक नहीं हुआ है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉमन सिलेबस है और आपने ये चीजें, कुछ हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आपने पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो कुछ छोटे मोटे सेक्शन ही हैं जो जिसके लिए 1 महीना काफी है। अगर आप फौरन स्टडी करना शुरू करते हो तो फौरन शुरू हो जाओ और विदाउट एनी डिले प्रिपेयर करो। दिस इज अ वंस इन अ डेकेड पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट है। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।